साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वह आपको बिहार बोर्ड 2023 में जो पॉलिटिकल का जो प्रश्न पूछा गया था उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले भी क्या हुआ था कि हम लोग क्या किए थे कि इसका 2 क्लास जो थे वो किए थे, जिसमें हम 1 से लेके 50 तक के प्रश्नों का एनालिसिस किए थे। आज हम लोग उससे आगे का जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे, यानी कि आपको 51 से लेके 75 तक का जो प्रश्न होगा उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं और याद रखिएगा कि ये जो भी सॉल्यूशन हो रहा है 2023 के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस के, उसका हो रहा है, ठीक है ना। तो आज इस सेशन का जो है ये आपको तीसरा क्लास है। तो चलिए साथियों, इसे शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, समझिए। तो आपके सेशन का आज का जो पहला प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है पहले, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि सर्वप्रथम, ठीक है ना, कि तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग जो है वो आपको किसने किया था। देखिए क्या कह रहा है कि आपको तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन आपका क्या कह रहा है, आपको मर्गेनथाउ प्लान, उसके बाद है विकिंसीडाउट, उसके बाद है एल्फ्रेड सोबे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये आपको फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे। मतलब कि ये जो आप देख रहे हैं ना अल्फ्रेड सोबे, कहाँ के थे? फ्रांस के थे। और यह आपको एक जनसंख्याविद थे, मतलब जनसंख्या से संबंधित चीजों का ये क्या करते थे कि आपको अध्ययन करते थे, ठीक है ना। इन्होंने एशिया, क्या कहेंगे, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के जो आपको नए उदित देश थे उसके लिए क्या किए थे कि आपको तृतीय विश्व शब्द का प्रयोग किए थे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि अल्फ्रेड सोबे ने किस, मतलब किस महादेश के देशों के लिए क्या किए थे कि तृतीय विश्व का प्रयोग किए थे। तो याद रखिएगा एशिया, क्या कहेंगे, एशिया। एशिया के अलावे जो हो जाएगा आपको अफ्रीका, क्या है, अफ्रीका। और अफ्रीका के अलावे जो हो जाएंगे वह आपको यानी कि लैटिन अमेरिका, क्या है, लैटिन अमेरिका। तो इन्हीं देशों के जो आपको क्या है नवोदित देश थे, यानी कि नए उदित देश थे, ठीक है ना, उसके लिए इन्होंने तृतीय विश्व का क्या किए थे कि आपको प्रयोग किए थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो यहाँ से क्या कह रहा है कि सर्वप्रथम किसने तृतीय विश्व शब्दावली का प्रयोग किया था, तो वो कौन किया था? अल्फ्रेड सोबे, जो कि आपको फ्रांस के थे, ठीक है। इन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों के लिए क्या किए थे जानते हैं कि इन शब्दों का प्रयोग किए थे जो इन महादेश के क्या है आपको नवोदित देश थे उसके लिए, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज आएगा कि सर पहला विश्व किसे कहा गया था, ठीक है ना, दूसरा विश्व किसे कहा गया था, यानी कि पहली दुनिया, दूसरी दुनिया। तो देखिए पहली दुनिया जो है, ठीक है ना, वो आपको पूंजीवादी देशों को जो है वो आपको कहा गया। दूसरी दुनिया जो है वो आपको जो समाजवादी देश थे, साम्यवादी देश थे, उनसे कहा गया था, ठीक है ना, शीत युद्ध के दौरान। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ सुनिए, कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय जो है कहाँ अवस्थित है, ठीक है ना। देखिए ऑप्शन ए जो कह रहा है वो आपको कहाँ, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फ्रैंकफर्ट, ठीक है ना, बर्लिन, उसके बाद है आपको ब्रुसेल्स, क्या है, ब्रुसेल्स, और आपको पेरिस। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि ब्रुसेल्स। तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय क्या है, तो आपको ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो है वो आपको कहाँ है, तो याद रखिएगा बेल्जियम में। कहाँ है? बेल्जियम में। साथियों इसको आपको याद रखना है। तो यहाँ से एक बात आती है कि यूरोपीय यूनियन बना कब था। तो देखिए यूरोपीय यूनियन जो है यह आपको 1992 में बना था। कितना में बना था? 1992 में बना था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और अभी जो यूरोपीय यूनियन में जो सदस्यों की संख्या है, क्या है, सदस्यों की संख्या, ठीक है ना, इसको भी आपको याद रखना है। तो यूरोपीय यूनियन में जो भी सदस्यों की संख्या है वो आपको 27 है, पहले जो थी 28 थी। हालांकि 2020 में इससे क्या होता है कि आपको ब्रिटेन जो होता है वो आपको अलग हो जाता है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए एक पेरिस दिया हुआ है। तो पेरिस में जो है ना वो आपको यूनेस्को का मुख्यालय, क्या है, यूनेस्को का क्या है कि आपको मुख्यालय है। तो इस बात को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि आपको ये जो पेरिस है, तो पेरिस में किसका मुख्यालय है, एक संस्था है यूनेस्को, ठीक है ना, इसका मुख्यालय। इसके अलावा जो आपको इंटरपोल है, क्या है, इंटरपोल, इसका भी जो मुख्यालय है ना साथियों वो आपको पेरिस में ही है। कहाँ है?
2023 में। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूरोपीय यूनियन यानी कि कहने का मतलब हुआ यूरोपीय संघ में, ठीक है ना? कि आपको कितने सदस्य हैं? तो कहिएगा कि यूरोपीय संघ में जो सदस्यों की संख्या अभी 27 है। क्या है? 27 है और इसकी जो स्थापना होती है 1992 में, ठीक है ना? तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। और ये जो आपको देख रहे हैं यूरोपीय यूनियन, इसका मुख्यालय क्या है? तो आपको बेल्जियम में। तो उम्मीद है समझ गए होइएगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, थोड़ा-सा इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना? कह रहा है कि दक्षेस का संबंध जो है वो आपको किससे है, ठीक है ना? दक्षेस कहिए तब या इसी को कहा जाता है आपको सार्क। क्या कहा जाता है? सार्क। कह रहा है कि इसका संबंध जो है किससे है? तो देखिए तो दक्षेस का जो संबंध है ना वो आपको दक्षिण एशिया से। किससे है? दक्षिण एशिया से, क्योंकि इसमें नाम में ही क्या है कि आपको छिपा हुआ है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर सार्क का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो देखिए तो साउथ क्या है? साउथ एशियन क्या है? एशियन, ठीक है ना? एसोसिएशन क्या कहेंगे? एसोसिएशन। देखिए इसके पूर्ण रूप को भी आप याद रखिएगा क्योंकि अक्सर पूछे जाते हैं। तो वही कह रहा है कि साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है ना? फॉर क्या है? फॉर रीजनल क्या है? रीजनल, ठीक है ना? आपको कोऑपरेशन क्या है? कोऑपरेशन, ठीक है ना? तो इस चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है। मतलब कि सार्क का जो पूर्ण रूप हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना? इसका मतलब हो जाएगा आपको दक्षिण एशियाई। क्या हो जाएगा? दक्षिण एशियाई, ठीक है ना? आपको क्षेत्रीय क्या है? क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट आपका प्रश्न क्या कर रहा है बताइए तो। देखिए डायरेक्ट आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सार्क का संबंध या आपको दक्षेस का संबंध जो है किससे है? तो क्या कहेंगे? तो आपको दक्षिण एशियाई देशों से है। तो देखिए तो यहाँ से एक बात आती है कि सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो देखिए तो सार्क के जो सदस्य है क्या है? सार्क के सदस्य, ठीक है ना? वो आपको 8 देश है। कितने देश है? 8 देश है। तो इन 8 देशों को कैसे याद रखिएगा? तो देखिए इसके लिए छोटा-सा ट्रिक है जिसको आपको याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? तो देखिए श्री भाभू ने क्या? श्री भाभू ने। देखिए यहाँ से याद रखिएगा श्री भाभू ने क्या है? श्री भाभू ने, ठीक है ना? बाप का माल। किसका माल? बाप का माल किसको दिया जानते हैं? अफगानिस्तान को दिया। किसको दिया? अफगानिस्तान क्या है? अफगानिस्तान को दिया। क्या दिया? अफगानिस्तान को दिया। देखिए नहीं कहते कि अक्सर लोग जो होते हैं इन शब्दों का प्रयोग करेगा, तुम्हारे बाप का माल था तू दे दिया, ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है क्या जानते हैं? भाभू। क्या है? भाभू। और उसने अपने बाप का माल किसको दे देता है? अफगानिस्तान को। तो इस प्रकार से सार्क के 8 सदस्य देश जो है वो आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए तो सार्क के वो 8 सदस्य देश कौन कौन है उस पर बात करेंगे। तो देखिए एक जो है वो आपको श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका है। उसके बाद जो है वो आपको भारत। क्या है? भारत। भारत के अलावा जो हो जाएगा आपको भूटान। क्या है? भूटान। भूटान के अलावा जो हो जाएंगे आपको नेपाल। क्या हो जाएगा? नेपाल। उसके बाद बस से जो हो जाएगा आपको बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, ठीक है ना? उसके बाद बस से जो हो जाएगा वो आपको पाकिस्तान। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, ठीक है ना? उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप यानी कि माल, तो माल से हो जाएगा आपको मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव। और अफगानिस्तान तो हो ही गया। तो देखिए तो इस प्रकार से सार्क में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो आपको 8 है। और याद रखिएगा कि सार्क का जो आपको मुख्यालय है क्या है? मुख्यालय वो आपको कहाँ है? तो इसे भी याद रखना है। तो सार्क का मुख्यालय जो है ना साथियों वो आपको काठमांडू होगा। कहाँ होगा? काठमांडू। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? और सार्क की जो स्थापना होती है वो कब होती है ये भी जान लीजिए। तो देखिए ये जो सार्क है इसकी जो स्थापना हुई थी 7 से 8 दिसंबर, ठीक है ना? 1985 ईस्वी को ढाका में। कहाँ हुआ था? ढाका में। तो कभी-कभी ये भी प्रश्न पूछा जाएगा कि सार्क की स्थापना कब होती है? तो 7 से 8 दिसंबर 1985 को कहाँ होती है? तो वो आपको ढाका में। ढाका कहेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कहाँ जानते हैं? तो वह आपको यानी कि बांग्लादेश में। क्या है? बांग्लादेश में। तो दक्षिण एशिया के देशों में, ठीक है ना, आर्थिक समृद्धि, ठीक है ना, इस सबको बढ़ाने के उद्देश्य से क्या है? राजनीतिक जो सहयोग हो, ठीक है ना, इस सबको बढ़ाने के उद्देश्य से ही सार्क का गठन किया गया था। और सार्क के गठन में यानी कि सबसे जो अहम भूमिका निभाए थे वो आपको प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को आपको बेहतर तरीके से समझना है। तो ये जो आपका प्रश्न है कह रहा है कि दक्षिण का संबंध जो है किससे है? तो दक्षिण एशिया से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इस प्रश्न का क्या है कि आपको सही आंसर है। तो इन सभी चीजों को आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि वर्तमान में आसियान में कितने सदस्य देश है? तो देखिए तो आसियान में जो सदस्य देश है ना वो आपको 10 है। कितने हैं अभी? 10 है। इसे आप याद रखिएगा कि आसियान में अभी कितने सदस्य देश है? तो क्या कहिएगा? तो वो आपको 10 है। तो देखिए तो यह 10 सदस्य देश
कौन-कौन है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, तो इसके लिए भी एक छोटा-सा ट्रिक है, जिसको आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, जानते हैं? तो इस फ़िल्म में हावी ब्रुनई है, यहाँ से पूरे आपको निकल जाएँगे। तो देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं आसियान, क्या देख रहे हैं? आसियान, ठीक है ना? तो आसियान कंट्रीज़ जो है, क्या है? कंट्रीज़ कौन-कौन है, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए, तो इसको याद रखना है कि इस क्या है? इस देखिए, आपको ट्रिक के माध्यम से सारी चीज़ों को याद रखना है। इस फ़िल्म में क्या है? इस फ़िल्म में क्या कहेंगे? में हावी क्या है? हावी क्या है जानते हैं? तो आपको ब्रुनेई क्या है? ब्रुनेई है। अब यहाँ से देखिए, ये जो आसियान है, इस आसियान के सभी सदस्य देश आपको निकल कर सामने आएँगे। देखिए, क्या कह रहा है कि इस फ़िल्म में हावी ब्रुनेई है। तो देखिए, तो ये जो देख रहे हैं ई से हो जाएगा आपको इंडोनेशिया, क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है ना? याद रखिएगा, ई से क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया, ठीक है ना? उसके बाद जो हो जाएगा से याद रखिएगा सिंगापुर, क्या है? सिंगापुर, ठीक है ना? सिंगापुर के बाद से जो हो जाएगा वो आपको फिलीपींस, क्या हो जाएगा? फिलीपींस, ठीक है ना? उसके बाद से हो जाएगा लाओस, क्या हो जाएगा? लाओस। से जो हो जाएगा वो आपको मलेशिया, क्या हो जाएगा? मलेशिया। देखिए, ये सब याद रखिएगा, कारण क्या है कि आपसे डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन आसियान का सदस्य नहीं है। तो वहां पर आपको अगर 200 देश नहीं याद रहेगा, तो आप वहां से नहीं छाट सकते हो, ठीक है ना? और ये सब आपको कंपटीशन के एग्जाम में भी काफी ज्यादा आपको काम देंगे। तो इन सभी चीजों को देखते हुए आपको क्या करना है, तैयारी करना है। उसके बाद में से जो हो जाएगा वो आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा? म्यांमार, ठीक है ना? उसके बाद आपको फर्स्ट से हो जाएगा आपको कंबोडिया, क्या हो जाएगा? कंबोडिया, ठीक है ना? उसके बाद फर्स्ट से हो जाएगा थाईलैंड, क्या हो जाएगा? थाईलैंड। तो इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है कि फर्स्ट से क्या हो जाएगा, बताइए तो? तो आपको थाईलैंड, ठीक है ना? उसके बाद है वी से वियतनाम, क्या है? वियतनाम, ठीक है ना? और इधर जो है ब्रुनेई आपको है ही, क्या है ही। तो इस प्रकार से आपको अगर पूछा जाए कि आसियान में कितने सदस्य देश है, तो क्या कहिएगा? तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि 10 सदस्य देश है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर आसियान का पूर्ण रूप जो होता है वो आपको क्या होता है? तो देखिए, आसियान का पूर्ण रूप यहाँ से आप इसे याद रख सकते हो, एसोसिएशन, क्या है? एसोसिएशन, क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ, क्या है? साउथ ईस्ट, क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट एशियन, क्या है? एशियन नेशंस, क्या है? एशियन नेशंस, ठीक है ना? इसका मतलब क्या हो गया कि दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संगठन, क्या कहेंगे? कि आपको दक्षिण पूर्वी, क्या है? दक्षिण पूर्वी, ठीक है ना? एशियाई, क्या कहेंगे? एशियाई, ठीक है ना? राष्ट्रों का, क्या है? एशियाई राष्ट्रों का क्या कहेंगे जानते हैं? आपको संगठन, क्या है? संगठन, यही तो होता है आपको आसियान का, क्या कहेंगे कि आपको हिंदी, ठीक है ना? तो यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको संगठन। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर आसियान का जो गठन हुआ था वह कब हुआ था? तो देखिए, आसियान का अगर गठन की बात करेंगे, क्या करेंगे? गठन की, ठीक है ना? तो आपको 8 अगस्त, क्या है? 8 अगस्त 1967 को इसका गठन होता है। और इसके अगर मुख्यालय की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? मुख्यालय का, ठीक है ना? तो साथियों, इसका जो मुख्यालय है ना वो आपको जकार्ता में, कहाँ है? जकार्ता में। याद रखिएगा कि आसियान का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको जकार्ता में, क्या है? जकार्ता में, ठीक है ना? तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? जकार्ता में, ठीक है ना? और आसियान का गठन कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1967 को। इसमें सदस्य देश की संख्या पूछेंगे तो वो कितने हो जाएंगे जानते हैं? तो वो आपको 10 हो जाएंगे, ठीक है ना? तो यहाँ से ये जो देश है इसकी राजधानी को भी आप लोग थोड़ा बहुत जान लीजिए। जैसे देखिए, इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछेंगे तो आपको जकार्ता, क्या हो जाएगा? जकार्ता। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, याद रखिएगा। फिलीपींस की राजधानी तो आपको मनीला, क्या है? मनीला। और लाओस की राजधानी तो आपको वियंतिन। उसके बाद है मलेशिया के राजधानी तो वो आपको कुआलालंपुरम, ठीक है ना? उसके बाद है म्यांमार, तो इसकी राजधानी जो है नेपिटा। कंबोडिया की राजधानी अगर पूछा जाए तो वो हो जाएगा आपको कहाँ जानते हैं? तो नोमपेन, क्या है? कंबोडिया। तो कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो आपको नोमपेन। उसके बाद है थाईलैंड, तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो आपको बैंकॉक। वियतनाम की राजधानी आपको हनोई है। और ब्रुनेई की राजधानी जो है बंदर शेरी बागवान। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आसियान में जो सदस्य राष्ट्र है वो आपको कितने हैं? तो वो आपको 10 है, ठीक है ना? क्या है?
10 है। तो यहाँ से याद रखिएगा कि इंडोनेशिया जो है अपनी राजधानी को बदल कर जो है, ठीक है ना, इसकी जो प्रस्तावित राजधानी होने वाली है वो नुसंतारा होने वाली है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें से देखिएगा कि कुछ देश जो है आपको आसियान में जो है बाद में जुड़ा था। जैसे देखिए ब्रुनेई, ठीक है ना, यह आपको 1984 में जुड़ा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो है वियतनाम, तो वियतनाम जो है यह आपको कितना में 1995 में जुड़ा था। उसके बाद है आपको ये क्या कहते हैं, कंबोडिया। तो कंबोडिया जो है आपको 1999 में जुड़ा था। म्यांमार जो है 1997 में इसमें जुड़ा था। और इधर देख रहे हैं लाओस, यह भी आपको 1997 में जुड़ा था। तो देखिए, तो यहाँ से क्या प्रश्न आएगा कि आसियान में, ठीक है ना, कि जो सदस्य थे संस्थापक वो कौन कौन थे। तो संस्थापक में आइएगा तो एक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के अलावा सिंगापुर, फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, ठीक है ना। और इधर हो जाएगा मलेशिया, और इधर से जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा जानते हैं, तो आपको यानी कि थाईलैंड, क्या है, थाईलैंड। तो आसियान के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन हो गया देखिए, तो इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर, और उसके बाद कौन हो जाएगा बताइए, तो फिलीपींस, क्या हो जाएगा, फिलीपींस, मलेशिया, और इधर हो जाएगा आपको थाईलैंड। तो 8 अगस्त 1967 को आसियान का जो गठन होता है ना, वो आपको बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा ही क्या है कि आपको होता है। तो इन चीजों को आपको बेहतर तरीके से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिक्किम जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि सिक्किम जो है भारत का एक एजेंट है, तो आपको राज्य है। तो यहाँ से भारत के पड़ोसी देश को हम कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, तो भारत के ये जो पड़ोसी देश है इसको दो भागों में बांट दीजिए। एक तो सबसे पहले आपको क्या हो जाएगा, स्थलीय, क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश, क्या है, स्थलीय पड़ोसी देश। यहाँ पर इसको ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद एक जो हो जाएगा आपको आपको द्वीपीय पड़ोसी देश, क्या हो जाएगा, द्वीपीय पड़ोसी देश। इसको भी आपको याद रखना है, क्या है, द्वीपीय पड़ोसी देश, ठीक है ना। तो देखिए, तो इस प्रकार से जान लीजिए कि स्थलीय पड़ोसी देश में कौन हो जाएगा, द्वीपीय पड़ोसी देश में कौन हो जाएगा। यानी कि भारत के पड़ोसी देश को दो भागों में हम लोग क्या करेंगे कि आपको बांटेंगे, क्या करेंगे, बांटेंगे। तो देखिए, तो स्थलीय पड़ोसी देश को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बताए थे, क्या, आपको बचपन, क्या बताए थे, बचपन, क्या है, बचपन में, क्या है बताइए, था MBA किया, क्या किया, बचपन में MBA किया, क्या, ये ट्रिक आपको बताए हुए थे। तो देखिए, तो बस से हो जाएगा आपको बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, देखिए याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद च से क्या हो जाएगा, तो आपको चीन, उसके बाद प से आपको पाकिस्तान, क्या है, पाकिस्तान, और उसके बाद न से क्या हो जाएगा, तो आपको नेपाल, क्या है, नेपाल। में यहाँ पे साइलेंट रहेगा। M से हो जाएगा आपको म्यांमार, क्या हो जाएगा, म्यांमार। उसके बाद B से भूटान, क्या है, भूटान। और A से जो हो जाएगा अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान। तब भारत के जो पड़ोसी देश है वह आपको साथ यह जो है वो आपको स्थल, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको जो बाउंड्री शेयर करता है ना वो स्थल से, किससे करता है, स्थल से, ठीक है ना। और इधर द्वीपीय पड़ोसी देश में आइएगा तो आपको एक श्रीलंका, क्या हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है ना। और आपको क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको मालदीव, क्या है, मालदीव, क्या है, मालदीव। तो ये दोनों जो है हिंद महासागर में स्थित भारत का क्या है कि आपको पड़ोसी देश है, क्या है, हिंद महासागर में स्थित भारत का जो पड़ोसी देश है वो कौन है बताइए, था तो आपको श्रीलंका और मालदीव है। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो वही करा है कि स्थलीय पड़ोसी देश में कौन कौन है, तो क्या कहेंगे, तो आपको बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, क्या है, भूटान, अफगानिस्तान। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो देखिए नेपाल है, तो देखिए नेपाल इसमें है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी है। भूटान, देखिए भूटान भी है। तो सिक्किम नहीं होगा, क्योंकि सिक्किम जो है ना भारत का आपको एक राज्य है। तो देखिए, तो भारत के पड़ोसी देश को ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा, यानी कि सिक्किम, ठीक है ना। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहा है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्या है, मनाया जाता है। तो देखो तो साथियों 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है ना वो आपको विश्व मानवाधिकार दिवस जो है वो आपको मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व मानवाधिकार दिवस, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखिएगा कि 10 दिसंबर क्या है, 10 दिसंबर क्या है, 10 दिसंबर को जो मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, तो क्या कहेंगे, विश्व मानवाधिकार दिवस। देखिए इसमें और भी दिवस के बारे में दिया हुआ है, जैसे योग दिवस। तो देखिए, तो योग दिवस जो होता है ना 21 जून को जो है आपको पूरे विश्व में जो होते हैं वो आपको मनाया जाते हैं, यानी कि विश्व योग दिवस उसको कहिए, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको वर्ल्ड योगा डे, ठीक है ना, 2015 में इसकी शुरुआत होती है। महिला दिवस जो होते हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो आपको 8 मार्च को, क्या है, 8 मार्च को जो होता है वो आपको मनाए जाते हैं। उसके बाद है पर्यावरण दिवस, ये आपको 5 जून को मनाया जाता है, क्या है,
5 जून को मनाए जाते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है, क्या पहले समझिए बात को, ठीक है ना, कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो क्या कहिएगा? पर्यावरण दिवस। क्या कहेंगे? पर्यावरण दिवस। चलिए, 8 मार्च को आपको विश्व महिला दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 10 दिसंबर को। और योग दिवस कहेंगे तो आपको 21 जून को। तो आपसे पूछा क्या रहा है? 10 दिसंबर को। तो देखिए, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? आप लोग कमेंट करके बताओगे। और जहां भी दिक्कत हो, ठीक है ना, बार बार बोल रहे हैं कि आपको बताना है। क्या करना है? बताना है। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, तो बांग्लादेश जो है ना 1971 में जो है अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही है। और बांग्लादेश जब अस्तित्व में आया था, ठीक है ना, तो इसके जो प्रथम राष्ट्रपति बने थे वो आपको शेख मुजीबुर रहमान बने थे। कौन बने थे? शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, तो इसमें जितने भी डेट दिए गए हैं, थोड़ा सा सभी डेट जो है महत्वपूर्ण है। जैसे देखिए, 1947 में क्या हुआ था कि आपको भारत का विभाजन हुआ था। क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, ठीक है ना। इसके बाद 1948 में क्या है कि यूएनओ महासभा ने, किसने? यूएनओ महासभा जो था वो आपको मानव अधिकार के घोषणा पत्र को क्या किया था जानते हैं? तो आपको स्वीकार किया था। क्या किया था? मानवाधिकार जो घोषणा पत्र है, क्या है? घोषणा पत्र, उसको क्या किया था कि आपको स्वीकार किया। क्या किया? घोषणा पत्र स्वीकार किया था। इसीलिए 10 दिसंबर को क्या होता है कि आपको मतलब पूरे विश्व में जो होता है मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर को ही क्या किया था जानते हैं कि आपको 1948 में मानवाधिकार के घोषणा पत्र को स्वीकार किया था। उसके बाद 1965 में तो ये आपको भारत पाक युद्ध वर्ष है। क्या है? भारत पाक युद्ध वर्ष, यानी कि पाकिस्तान द्वारा जो था भारत पर अटैक जो किया गया था 1965 में, आपको दूसरी बार। तो इस सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया था, तब क्या कहोगे? 1971 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है कि आपको सही आंसर है। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, क्या कह रहा है कि पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व कौन किया था? तो देखिए, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जो सफल संघर्ष हुआ था, उसका जो नेतृत्व किए थे ना, वो आपको बांग्लादेश के ये व्यक्ति थे जिनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। और बाद में चलकर शेख मुजीबुर रहमान जो होते हैं, ठीक है ना, ये आपको बांग्लादेश के प्रथम क्या होते हैं कि आपको राष्ट्रपति बनते हैं। क्या बनते हैं? बांग्लादेश से प्रथम अगर राष्ट्रपति कहा जाए, क्या कहा जाए? प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो वो आपको कौन बने थे जानते हैं? तो शेख मुजीबुर रहमान बने थे। लेकिन दुर्भाग्यवश इनकी हत्या जो होती है वो आपको 15 अगस्त 1975 को कर दिया जाता है। कितना को कर दिया जाता है? 15 अगस्त 1975 को। इसीलिए आपको बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश में, ठीक है ना, क्या होता है जानते हैं? तो आपको 15 अगस्त के दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बांग्लादेश में, ठीक है ना, कि आपको शोक दिवस क्या है, शोक दिवस कब मनाया जाता है, तब क्या कहोगे जानते हैं? 15 अगस्त को। क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश के जो आपको प्रथम राष्ट्रपति थे शेख मुजीबुर रहमान, उनकी क्या कर दी जाती है जानते हैं? तो आपको हत्या कर दी जाती है। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है? पश्चिमी पाकिस्तान के विरुद्ध सफल संघर्ष का नेतृत्व जो है किसने किया था, ठीक है ना। तो वह नेतृत्व जो किए थे कौन किए थे बताइए? थे शेख मुजीबुर रहमान ने किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों इसका सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इसे आप गौर से क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप उसे देखिए, ठीक है ना। चलिए, देखिए, जल्दी से देखिए आप लोग। चलिए, उम्मीद है देख लिए होंगे सभी लोग। क्या? देखिए, क्या कह रहा है कि भारत ने किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना जो था वो आपको भेजा था? ऑप्शन ए कह रहा है पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको श्रीलंका, ठीक है ना। तो देखिए, तो भारतीय शांति सेना कह रहा है, यानी कहने का मतलब हुआ इंडियन, ठीक है ना। क्या है? इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। याद रखिएगा इसको, क्या कहेंगे? इंडियन, ठीक है ना, पीक कीपिंग फोर्स। यह जो आपको मतलब श्रीलंका में भेजा गया था कब? तो आपको 1987 में। क्या है? 1987 में, ठीक है ना। यानी कि एलटीटीई से आत्मसमर्पण करवाने के लिए क्या है कि आपको भारत सरकार के द्वारा जो था वो आपको भारतीय शांति सेना जो था वो आपको श्रीलंका में भेजा गया था 1987 में। और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे जानते हैं? वो आपको राजीव गांधी थे। क्या थे? राजीव गांधी। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक बात आती है कि सर ये जो भारतीय शांति सेना है वो श्रीलंका से वापस आना कब शुरू कर दिया था? तो यह आपको 1989 में, कितना में? 1989 में। तो देखिए, तो
ये जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स जो है, यह आपको श्रीलंका में प्रवेश कब करता है? 1987 में। वहां से वापस कब लौटा है? तो 1989 में, ठीक है ना। और वहां पर एक ऑपरेशन चलता है जिसका नाम होता है ऑपरेशन पवन। क्या होता है? ऑपरेशन पवन, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑपरेशन पवन। तो यह जो ऑपरेशन पवन होता है ना, वो आपको श्रीलंका के जाफना में जो होता है वो आपको चलाया जाता है। और जाफना में क्यों चलाया जाता है? तो जो आपको एलटीटी, जो वहाँ का विद्रोही गुट होता है, ठीक है ना, उससे आत्मसमर्पण जो है वो आपको करवाने के लिए, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अच्छे से याद रखिएगा। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति सेना भेजा गया था, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो क्या कहिएगा? श्रीलंका में। कब? 1987 में, ठीक है ना। और भारत के किस प्रधानमंत्री ने वहां पे शांति सेना भेजे थे? तो राजीव गांधी ने, ठीक है ना। और वहां पे ऑपरेशन पवन जो है, भारतीय सैनिक की इस कार्यवाही को नाम दिया गया, ठीक है ना। और वहां से ये सैनिक जो है 1989 में लौटना क्या कर दिया कि आपको शुरू कर दिया। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि फरक्का नदी जल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो देखिए, तो फरक्का नदी जल समझौता जो है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था। कब जानते हैं? 1996 ईस्वी में। और इसी के द्वारा क्या हुआ था कि गंगा नदी जल विवाद को क्या कहेंगे? गंगा नदी जल विवाद क्या है? जल विवाद। इसको क्या हुआ था कि आपको सुलझाया गया था। क्या किया गया था? सुलझाया गया था। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए, तो 1996 में फरक्का नदी जल समझौता आता है। इस नदी के जल के बंटवारा को लेकर, तो गंगा नदी के जल के बंटवारा को लेकर, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और वह कौन सा समझौता होता है? तो फरक्का नदी जल समझौता। तो देखिए, तो ये जो आपको देख रहे हैं गंगा नदी, ठीक है ना। तो गंगा नदी को जो है ना, वो आपको बांग्लादेश में हम लोग पद्मा के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। क्या है? जानते हैं। तो इस बात को भी याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि बताइए कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? तो देखिए, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि गंगा नदी का ही जो नाम है बांग्लादेश में, वो क्या है? आपको पद्मा है, ठीक है ना। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम है वहां पर, वो आपको क्या जानते हैं? जमुना है। इसको भी याद रखिएगा। क्या है? इसे भी आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं जानते हैं? आपको जमुना कहते हैं। और गंगा और आपको ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त जलधारा जब एक साथ मिलती है, तो इसको कहा जाता है मेघना। क्या कहा जाता है? मेघना। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है? समझे कि गंगा नदी को, ठीक है ना, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे? पद्मा, ठीक है ना। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? तो क्या कहिएगा? तो आपको जमुना, ठीक है ना। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के संयुक्त जलधारा को क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको मेघना। क्या कहेंगे? मेघना। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। क्या है? आगे चलते हैं और कुछ बात को जानेंगे। तो जैसे देखिए, ये जो आपको गंगा है, ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली क्या है? क्या आपको नदी है। तो थोड़ा सा भौगोलिक बातों को भी याद रखिएगा, कंपटीशन वाले बच्चे को भी काम आ जाएंगे। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां है भारत की प्रमुख, वह कौन कौन है इसे जान लीजिए। देखिए, तो इसमें तो आपको एक तो सबसे पहले गंगा क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। गंगा के अलावा जो हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के अलावा आपको गोदावरी। क्या है? गोदावरी। गोदावरी के अलावा क्या हो जाएगा? तो आपको कृष्णा। क्या है? कृष्णा। महानदी। क्या है? महानदी। महानदी के अलावा जो हो जाएगा वो आपको कावेरी। क्या है? कावेरी, ठीक है ना। क्या है? कावेरी। कावेरी के अलावा जो हो जाएगा पेन्नार। क्या है? पेन्नार। क्या है? पेन्नार, ठीक है ना। तो इस सभी नदी जो है वो आपको कहाँ गिरती है जानते हैं? तो आपको बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है? आपको याद रखना है। क्या है? याद रखना है। कभी कभी ये पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस नदी का मुहाना बंगाल की खाड़ी में, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, फरक्का नदी जल समझौता जो है वो आपको भारत और किसके बीच हुआ था? तो क्या कहेंगे? बांग्लादेश के बीच। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, इसका सही आंसर है। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताओगे, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की विदेश नीति का जो है वो आपको मुख्य आधार है? तो देखिए, तो भारत की विदेश नीति का मुख्य आधार है गुटनिरपेक्षता। क्या है? गुटनिरपेक्षता, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको करेक्ट आंसर है। तो देखिए, तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि भारतीय विदेश नीति के जो जनक है वो कौन है? तो क्या कहेंगे? तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। याद रखिएगा कि भारतीय विदेश नीति के जनक कहेंगे तो किसे कहेंगे? तो आपको पंडित नेहरू को। किनको? पंडित नेहरू, ठीक है ना। इन्हें क्या कहा जाता है? तो कहेंगे भारतीय विदेश नीति का जनक। क्या है? भारतीय विदेश नीति का। क्या है? भारतीय विदेश नीति का जनक जो कहा जाता है, किन्हें कहा जाता है? तो क्या कहिएगा? तो आपको पंडित नेहरू को, ठीक है ना।
और ये जो पंडित नेहरू थे वे कौन? तो सीधे आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम विदेश मंत्री क्या कहेंगे? भारत के क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको प्रथम क्या कहेंगे? प्रथम विदेश मंत्री। इसके अलावे आप एक चीज और याद रख सकते हैं, भारत के, ठीक है ना, प्रथम प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावे इनके बारे में और भी क्या जान सकते हैं? लगातार 3 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले, ठीक है ना, वो आपको भारत के एकमात्र क्या कहेंगे जानते हैं? आपको प्रधानमंत्री। देखिए लगातार 3 कार्यकाल के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लगातार निर्वाचित, तो वो कौन कहेंगे जानते हैं? तो आपको यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इन चीजों को आपको याद रखिएगा। और इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या होता है कि आपको 14 नवंबर को क्या है? 14 नवंबर को क्या होता है जानते हैं? तो आपको राष्ट्रीय क्या है? राष्ट्रीय बाल दिवस जो होते हैं क्या होते हैं? राष्ट्रीय बाल दिवस, वो क्या होता है कि आपको मनाया जाता है 14 नवंबर को। तो ये सभी बात आपको अच्छे से याद रखना है कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बाल दिवस, चाचा नेहरू जी के जन्म दिवस पे। तो इन सभी चीज को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि पद पर रहते हुए मरने वाले ये पहले प्रधानमंत्री थे, कौन जानते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों ये सारे चीज आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है। तो उम्मीद है कि आप इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप कमेंट करके बताओगे। जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे, जब तक हम आपकी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है कि आप छिपा रहे हो या बता रहे हो, ठीक है। एक बार अगर आप कमेंट बॉक्स में आइए, ठीक है ना, जहाँ पे दिक्कत होती है आप वहाँ पे कमेंट छोड़ देंगे, बाद में जब हम उसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम सारे चीजों का समाधान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देख लीजिए ए, यानी कि भारत की विदेश नीति क्या है? तो क्या कहेंगे? तो आपको गुटनिरपेक्ष, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है कि चीन ने भारत पर अचानक आक्रमण कब किया था? तो ये आपको 1962 में क्या है? 1962 में, यानी कि पंचशील समझौता का उल्लंघन करके, क्या करके? उल्लंघन करके चीन ने क्या किया था कि आपको भारत पर जो है वो आपको आक्रमण किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपको सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। तो चीन जो है हमारा एक पड़ोसी देश है। क्या है? पड़ोसी देश है, ठीक है ना। तो इसी ने हम पर क्या किया था कि आपको 1900 कितना में जानते हैं कि 62 में जो है वो आपको चोरी से जो है, यानी कि अचानक जो होता है, ठीक है ना, चुपके चुपके वो आपको अटैक कर दिया था। क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था, पंचशील समझौता का उल्लंघन करके, ठीक है ना। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि चीन के साथ भारत का कौन कौन सा जो आपको राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लगा हुआ है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए तो इसमें एक जो हो जाएगा आपको लद्दाख। क्या है? लद्दाख। लद्दाख के बाद जो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के अलावा आपको उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। और उत्तराखंड के बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं? तो एक चीज याद रखिएगा आपको, सिक्किम। क्या है? सिक्किम। सिक्किम के बाद जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए ये आपको 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो है वो चाइना के साथ क्या करता है कि आपको बॉर्डर शेयर करता है। क्या करता है? बॉर्डर शेयर करता है। तो इसे भी याद रखिएगा, भूगोल में ये सब आपको पूछे जाएंगे, चाहे पॉलिटिकल में भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य चीन के साथ जो है आपको सीमा नहीं बनाती। देखिए कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। आपको बस बेहतर तरीके से आपको तैयारी करके जाना है, ठीक है ना। तो भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो साथियों ये जो मैकमोहन रेखा है ना, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। लेकिन चाइना जो इस मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? 1914 में। कहाँ हुआ था? तो वो आपको शिमला में। क्या हुआ था? शिमला में। और इसका निर्धारण कौन किया था? तो आपको हेनरी मैकमोहन। कौन किया था? हेनरी मैकमोहन। कौन किया था? हेनरी मैकमोहन। तो मेरे भाई इसी को आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आएंगे जिसे आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। क्या रिवीजन में इसको मिलाते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ है, किस राज्य में? तो क्या कहेंगे? अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत और चीन के बीच में क्या करता है कि सीमा रेखा का निर्धारण करता है, ठीक है ना। तो इसका जो निर्धारण हुआ था 1914 में, कहाँ? तो आपको शिमला में। किसके द्वारा? द सन हेनरी मैकमोहन के द्वारा। लेकिन ये जो चाइना इसको नहीं मानता, वो जो मानता है ना वो आपको एलएसी को मानता है। किसको मानता है? एलएसी को, मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, ठीक है ना। तो आप इसे याद रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर इतना जान लीजिए कि ये जो चीन है, चीन के साथ भारत के आपको कितने राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं? आपको 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपको याद आनी चाहिए। तो वहीं आपका प्रश्न कर रहा है कि चीन ने भारत पर आक्रमण जो किया था कब किया था? तो क्या कहोगे? 1962 में। इस समझौता का उल्लंघन करके। तो कहेंगे पंचशील समझौता का उल्लंघन करके। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो देखिए तो लोकसभा में
अनुसूचित जनजाति के लिए कहेंगे तो आपको 47, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सही है। इसमें पूछेंगे अनुसूचित जाति, क्या पूछेंगे? अनुसूचित, ठीक है ना, जाति क्या है? अनुसूचित जाति के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो देखिए, तो अनुसूचित जाति के लिए जो है वो आपको 84 सीट, ठीक है ना। और अनुसूचित जनजाति क्या कहेंगे? अनुसूचित क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको जनजाति क्या है? अनुसूचित जनजाति। तो इसके लिए जो है ना वो आपको यानी कि क्या कहेंगे जानते हैं? तो 47 सीटें जो है वो आपको आरक्षित है कहाँ? तो आपको लोकसभा में। तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47, ठीक है ना। अनुसूचित जाति सीधे पूछता तो वो आपको 84, ठीक है ना। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इस पर हम लोग बात करते हैं। चलो देखो यहाँ पहले बढ़िया से देख लीजिए क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो आपको दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 240। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 200 कितना जानते हैं? तो आपको 43। तो ये जो देख रहे हैं आप ग्राम पंचायत, ठीक है ना, या पंचायती राज जो देख रहे हैं, ठीक है ना, इस पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था कि आपको संवैधानिक मान्यता जो है वो आपको दिया गया था। और हमारे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो आपको मतलब 3 लेयर में है। कितने हैं? 3 लेयर में, यानी कहने का मतलब हुआ कि आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। तो वो 3 लेयर कौन कौन है? तो थोड़ा सा यहाँ पे इस त्रिभुज को ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पर 3 लेयर में एक जो आएगा सबसे पहले आपको ग्राम स्तर पर क्या आ जाएगा? ग्राम स्तर पर। उसके बाद जो आएगा प्रखंड स्तर पर क्या आ जाएगा? प्रखंड स्तर पर। और उसके बाद जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको जिला स्तर पर क्या है? जिला स्तर पर। तो देखिए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो आपको ग्राम स्तर है तो ग्राम स्तर पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा जानते हैं? आपको ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत, ठीक है ना। प्रखंड स्तर पर कहेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको पंचायत समिति क्या हो जाएगा? पंचायत समिति। और जिला स्तर पर कहेंगे तो क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको जिला परिषद क्या है? जिला परिषद। तो भारत में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो क्या कहेंगे बताइए तो आपको त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय है। तो पंचायती राज का जो सबसे निचला स्तर होता है वो कौन है? ग्राम पंचायत। और सबसे उच्च स्तर कहेंगे तो आपको जिला परिषद। तो इस पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक मान्यता दिया गया था वह आपको 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन कब होती है? तो याद रखिएगा कि ये जो आपको 73वां संशोधन है, ठीक है ना, यह जो होता है ना 1992 में। कितना में होता है? 1992 में, ठीक है ना। और यह जो लागू होता है ना वो कब होता है जानते हैं? तो आपको 1993 में 24 अप्रैल का वह दिन होता है। इसीलिए क्या होता है कि आपको 24 अप्रैल को भारत में क्या होता है कि आपको पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि 24 अप्रैल को भारत में क्या होता है? तो कहेंगे पंचायती राज दिवस। क्या कहेंगे? पंचायती राज दिवस जो होते हैं वो आपको मनाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये चीजें समझ में आ गए होंगे। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो आप कहेंगे अनुच्छेद कितना जानते हैं? 245। तो उम्मीद है कि सारे लोगों को ये सभी चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न बाबू क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। कह रहा है कि नाथुला दर्रा मतलब नाथुला रेंज जो है भारत को उसके किस पड़ोसी देश से जोड़ता है, ठीक है ना। तो ये जो नाथुला दर्रा है ना वो आपको भारत को चीन से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? चीन से। और ये जो नाथुला दर्रा है वो आपको सिक्किम में है। क्या है? सिक्किम में है, ठीक है ना। तो सिक्किम और तिब्बत को यह क्या करता है कि आपको जोड़ता है। तो देखिए तो तिब्बत चाइना का हिस्सा और सिक्किम जो है भारत का हिस्सा। क्या है? भारत का हिस्सा। तो इस प्रकार से नाथुला दर्रा किसको जोड़ रहा है बताइए तो आपको भारत और चीन को जोड़ रहा है। इस बात को याद रखिएगा। और सिक्किम भारत का सहवर्ती राज्य जो बना था 1974 में। कितना में? 1974 में। और पूर्ण राज्य जो बना था 1975 में। तो देखिए तो थोड़ा सा सिक्किम के बारे में कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए। क्या है? याद रखना चाहिए। तो देखो तो सुनो, सिक्किम जो है भारत का सहवर्ती राज्य कब बनता है बताइए तो सहवर्ती राज्य की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम 1975 में भारत का क्या बनता है? सॉरी 74 में सहवर्ती राज्य बनता है, ठीक है ना। 1974 में सहवर्ती राज्य। और सिक्किम जो है भारत का पूर्ण राज्य जो है वो आपको कब बनता है? तो ये आपको 1975 में। क्या है? 75 में। सिक्किम जो है आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था, ठीक है ना। तो सिक्किम जो है 36वां क्या है? 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है वो आपको बना था। तो याद रखिएगा 36वां संविधान संशोधन द्वारा बना था। सिक्किम भारत का किस क्रम का राज्य बना था? तो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। क्या बना था?
22वां राज्य बना था। इस बात को आपको अच्छे से याद रखिएगा। और अभी देश का जो सबसे छोटा उच्च न्यायालय है वो आपको सिक्किम उच्च न्यायालय कौन है? सिक्किम उच्च न्यायालय। तो देखिए, तो सिक्किम से ये सब प्रश्न आपको याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है। देखिए, कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि देश का जो सबसे छोटा जो उच्च न्यायालय है वो आपको कौन है, तो देश का सबसे छोटा उच्च न्यायालय जो है वो आपको सिक्किम उच्च न्यायालय है। सिक्किम भारत का कैमा राज्य बना था? 22वां राज्य, ठीक है ना। उसके बाद है सिक्किम जो है, ठीक है ना, वो आपको किस संविधान संशोधन के द्वारा बना था? तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना था? तो क्या कहेंगे जानते हैं? 1975 में। और सहवती राज्य कहेंगे तो 1974 में। क्या है? 1974 में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। तो आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि नाथुला दर्रा भारत को किस पड़ोसी देश के साथ जोड़ता है? चीन के साथ। नाथुला दर्रा किसके बीच है? तो सिक्किम और तिब्बत के बीच। सिक्किम भारत का हिस्सा, तिब्बत जो है क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको चाइना का हिस्सा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग एनालिसिस कर लिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो आपको सी क्या हो जाएगा? सी, ठीक है ना, यानी कि चाइना। क्या हो जाएगा? चाइना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम का इसमें से जो भी उद्देश्य दिए गए वो कोई था ही नहीं। क्या है? कोई था ही नहीं। महंगाई, बेरोजगारी, क्या है? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कई सारे चीज थे। क्या थे? कई सारे चीज थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर 20 सूत्री कार्यक्रम कब पेश किया गया था? तो ये आपको 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। तो देखिए, तो यहाँ से सूत्री से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको आप लोग जान लीजिए, ठीक है ना। ज्यादा नहीं जानना है, 5-7 को आपको जान लेना है, ठीक है ना। ज्यादा हम खुद बताएंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले 5 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 5 सूत्री। 5 सूत्री के बाद क्या हो जाएगा जानते हैं? तो आपको 10 सूत्री। 10 सूत्री के बाद जो हो जाएगा 11 सूत्री। क्या है? 11 सूत्री। फिर आपको 14 सूत्री। क्या है? 14 सूत्री। 15 सूत्री। क्या है? 15 सूत्री। उसके बाद जो जाएगा आपको 20 सूत्री। क्या है? 20 सूत्री। तो ये सब किसके द्वारा पेश किया गया था? जरा सा इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो मेरे भाई, ये जो देख रहे हैं 5 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है ना, ये आपको पंडित नेहरू के द्वारा। क्या है? पंडित नेहरू के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था। 10 सूत्री कार्यक्रम आपको राजीव गांधी, क्या कहेंगे? राजीव गांधी द्वारा पेश किया गया था। 11 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे। 11 सूत्री कार्यक्रम में आपको ये हो जाएंगे, क्या कहते हैं? महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी, ठीक है ना। उसके बाद है आपको 14 सूत्री कार्यक्रम। तो यह आपको मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना। क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा इसे क्या किया गया था जानते हैं? कि आपको प्रस्तुत किया गया था। उसके बाद है 15 सूत्री, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। क्या है? डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा इसे पेश किया गया था। उसके बाद है 20 सूत्री कार्यक्रम, ठीक है ना। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कहेंगे तो ये हो जाएंगे आपको इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी। तो आपका प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए तो वहां पे कि 20 सूत्री कार्यक्रम जो है इसका क्या उद्देश्य था? तो इनमें से इसका कोई उद्देश्य जो था वो आपको नहीं था। इसे आप अच्छे से याद रखोगे, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी बात थी, 20 बातें थी, जिसमें से इनमें से दिए गए में से कोई भी आपको नहीं था, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग जो है वो आपको कौन करता है? यही प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करता है ना वो आपको कौन जानते हैं? प्रधानमंत्री। क्या है? प्रधानमंत्री। देखिए कि संघीय कार्यपालिका के जो प्रमुख होते हैं, क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। वो कौन होते हैं जानते हैं? तो वे आपको यानी कि राष्ट्रपति, संवैधानिक प्रमुख, ठीक है ना। देखिए राष्ट्रपति क्या होते हैं? कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख। क्या है? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख। और वास्तविक प्रमुख कहा जाएगा तो वो कौन आएंगे जानते हैं? तो आपको प्रधानमंत्री। मतलब कि राष्ट्रपति के सारे पावर का जो प्रयोग करते हैं ना वो आपको प्रधानमंत्री। क्योंकि आप जानते हैं कि संविधान का अनुच्छेद जो है 53 कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना अपने कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग जो है बहुत कम खुद करते हैं। उनके शक्तियों का प्रयोग जो होते हैं ज्यादातर उनके क्या होते हैं जानते हैं? कि आपको मंत्रिपरिषद के द्वारा जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आएगा, जरा सा बता दीजिए। तो देखिए, तो ये जो आपको संघीय कार्यपालिका है ना, तो संघीय कार्यपालिका में आपको कौन कौन आते हैं, जरा सा इस पर चर्चा कीजिए। तो देखो यहाँ पे सुनो, तो संघीय कार्यपालिका में सबसे पहले जो हो जाएंगे आपको राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के बाद आपको उपराष्ट्रपति, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सब आपको काफी अच्छी चीज है। उसके बाद जो हो जाएंगे आपको कौन जानते हैं? तो आपको प्रधानमंत्री। क्या हो जाएंगे? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के अलावा आपको महान्यायवादी। क्या है? महान्यायवादी। क्या है?
महान्यायवादी और इसके बाद जो हो जाएंगे आपको और भी कोई है, हाँ एक चीज छूट गया था, मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद, ठीक है ना। उसके बाद महान्यायवादी लिखना चाहिए था हमें, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा कि यह संघीय कार्यपालिका में क्या है कि आपको आते हैं, क्या है, आते हैं। तो देखिए, तो संघीय कार्यपालिका के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं वो आपको कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, जबकि संवैधानिक प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति। तो अभी के राष्ट्रपति कौन है, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति तो श्री जगदीप धनखड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है ना। महान्यायवादी कहेंगे तो आर वेंकट रमनी, और मंत्रिपरिषद में तो बहुत सारे मंत्री आते हैं, तो इसे आप देख लीजिएगा। तो ये सब संघीय कार्यपालिका के हिस्सा होते हैं, और ये सभी जो होते हैं अस्थायी है, क्या है, अस्थायी है, क्या है, अस्थायी कार्यपालिका है। देखिए, संघ की कार्यपालिका को दो भागों में बांटा गया, एक आपको अस्थायी कार्यपालिका, एक अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में ये सब है, अस्थायी कार्यपालिका में नौकरशाह सब आते हैं, जैसे डीएम हो गए, सचिव हो गए, संयुक्त सचिव हो गए, वो सब आ गए। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि सचिव, ठीक है ना, संयुक्त सचिव क्या है, संयुक्त सचिव क्या है, संयुक्त सचिव, ठीक है ना, डीएम क्या है, डीएम ईटीसी, ठीक है ना, ये सब किस प्रकार की कार्यपालिका का हिस्सा है, तो कहेंगे कि सर यह जो है आपको अस्थायी कार्यपालिका का क्या है, कि आपको हिस्सा है, किसका हिस्सा है, तो आपको अस्थायी कार्यपालिका का यह क्या है, जानते हैं कि आपको हिस्सा है। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं ना आपको संघीय कार्यपालिका, तो संघीय कार्यपालिका के अगर पूछेंगे कि आपको संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो कहना राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रमुख कहेंगे तो क्या कहोगे, जानते हैं, तो वो आपको प्रधानमंत्री। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो है वो आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो आपको बी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है, तो आपको बताए थे कि पंचायत समिति के प्रमुख को क्या कहते हैं, तो आपको प्रमुख कहते हैं, ठीक है ना। इसमें पूछेंगे ग्राम पंचायत का प्रमुख, क्या पूछेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुख, तो वो हो जाएंगे मुखिया जी, ठीक है ना। ग्राम कचहरी क्या कहेंगे, ग्राम कचहरी का प्रमुख कहेंगे, तो हो जाएगा आपको सरपंच, क्या हो जाएगा, सरपंच, ठीक है ना। तो इस सब बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, और ये सब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, ठीक है ना, और बढ़िया से इतनी अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है ना, ताकि कोई भी प्रश्न अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपसे छूटे नहीं, ठीक है ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, लेकिन इसका सही आंसर पहले जान लीजिए, सी, ठीक है ना। चलो देखो क्या कह रहा है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। अभी बताए थे मैकमोहन रेखा जो है वो आपको क्या है, जानते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या है, सही है। और मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब होता है, 1914 में। कहाँ होता है, तो शिमला के अंदर, ठीक है ना। और इसका निर्धारण कौन करता है, जानते हैं, तो मैकमोहन रेखा का जो साथियों निर्धारण करता है वो आपको सर हेनरी मैकमोहन, कौन करता है, सर हेनरी मैकमोहन, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको ए हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो चाइना है वो किसको मानता है, तो आपको एलएससी को मानता है, किसको मानता है, एलएससी को, ठीक है ना। एलएससी का मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको लाइन क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, कंट्रोल। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो आपको वास्तविक नियंत्रण रेखा, क्या हो जाएगा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए तो कहेंगे वास्तविक, क्या कहेंगे, वास्तविक, ठीक है ना। नियंत्रण क्या है, वास्तविक नियंत्रण रेखा जो है इसका पूर्ण रूप है, क्या है, पूर्ण रूप हो जाएगा, यानी कि हिंदी इसका कह लीजिए, ठीक है ना। तो ये जो आपको एलओसी है, सॉरी एलएसी, वो कहाँ से गुजरती है, जान लीजिए। तो एलएसी जो है भारत के आपको किन राज्यों से या संघ शासित प्रदेश से गुजरती है, तो देखिए एक तो सबसे पहले लद्दाख, क्या है, लद्दाख। तो लद्दाख क्या है, आपको केंद्र शासित प्रदेश, क्या है, केंद्र शासित प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपको ये गुजरती है। दूसरा जो हो जाएगा आपको क्या जानते हैं, तो आपको हिमाचल प्रदेश, क्या है, हिमाचल प्रदेश, नाम सुने होइएगा, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश के बाद जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा, जानते हैं, तो वह आपको उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड। उत्तराखंड के अलावा आपको सिक्किम, क्या है, सिक्किम, ठीक है ना। और सिक्किम के बाद जो है आपको क्या कहेंगे, जानते हैं, आपको अरुणाचल प्रदेश, क्या है, अरुणाचल प्रदेश। मतलब ये सब चाइना के साथ जो है बॉर्डर शेयर करने वाला क्या है, तो आपको राज्य है, क्या है, राज्य है। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो चाइना जो है इसी एलएससी को क्या करता है कि आपको मानता है, वह जो है मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो प्रश्न देख रहे हैं, ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एलएससी किसके बीच में, तो भारत और चीन के बीच में, ठीक है ना। एलएससी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के संविधान के इस भाग को संविधान की आत्मा जो है वो आपको कहा जाता है। तो देखिए, तो भारत के संविधान के जो आत्मा कहा जाता है ना, वह आपको प्रस्तावना को किसको कहा जाता है,
प्रस्तावना को। तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो कहा था, वो आपको कौन कहा था? तो याद रखिएगा, उनका नाम है ठाकुर दास भार्गव। क्या है? ठाकुर दास भार्गव। याद रखना बच्चों, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कहा था, तो क्या कहेंगे? ठाकुर दास भार्गव, ठीक है ना? और संविधान की प्रस्तावना को जो आपको परिचय पत्र, क्या है? परिचय पत्र जो कहा था, वो कौन कहा था जानते हैं? तो आपको नानी पालकी वाला। कौन कहते हैं? नानी पालकी वाला। देखिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कौन कहा था, तो क्या कहेंगे जानते हैं? नानी पालकी वाला ने, ठीक है ना? और के मुंशी जो थे, इन्हें कहा था क्या? भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली। क्या है? भारत की राजनीतिक, क्या है? राजनीतिक क्या कहेंगे जानते हैं? जन्म कुंडली। क्या है? जन्म कुंडली। तो भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो है प्रस्तावना को कौन कहते हैं जानते हैं? तो आपको के एम मुंशी। के एम मुंशी कहने का मतलब हुआ कन्हैया लाल मणिकलाल कहेंगे, तो आपको मुंशी। इन्होंने ही क्या कहा था जानते हैं? कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कहा था यह भारत की क्या है, तो आपको राजनीतिक जन्म कुंडली है। ऐसा करने वाले व्यक्ति जो थे कौन थे? तो आपको के एम मुंशी साहब थे। इसे याद रखिएगा। संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा जो कहा था कौन कहा था? ठाकुरदास भार्गव। परिचय पत्र कौन कहते हैं? नानी पालकी वाला, ठीक है ना? तो इन सभी चीजों को अच्छे से आपको याद रखना है। और भारतीय संविधान में साथियों, ये जो प्रस्तावना का विचार है, क्या है? प्रस्तावना का, ठीक है ना, विचार, तो यह आपको कहाँ से लिया गया जानते हैं? प्रस्तावना का विचार जो है वो आपको अमेरिका से। कहाँ से? प्रस्तावना का विचार जो है वो आपको अमेरिका से क्या है कि आपको प्रेरित है। इसके बाद प्रस्तावना की जो भाषा है, क्या है? भाषा है। और उसकी जो भावनाएं है, क्या है? भावनाएं, वह आपको ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। किससे प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया से। तो इसे आपको याद रखना है कि संविधान की प्रस्तावना का जो विचार है भारत में वो कहाँ से है? आपको अमेरिका से प्रेरित है। और वहाँ की भाषा, ठीक है ना, यानी कि प्रस्तावना की भाषा और भावनाएं तो आपको ऑस्ट्रेलिया से क्या है? प्रेरित है। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना था। आपका प्रश्न साथियों क्या कह रहा है? समझे कि भारत के संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहते थे? क्या कहेंगे जानते हैं? तो आपको प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो प्रियम्बल, ठीक है ना, जो कि आपको उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है यह प्रस्तावना, जिसे आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना? तो समझ में आई है नहीं आई? आप लोग कमेंट करके बताओगे। कहीं से भी दिक्कत हो तो आप उसे देख लेंगे, ठीक है ना? अगले प्रश्न की ओर देखिए। तो अगले प्रश्न में हमारा क्या कह रहा है समझिए, लेकिन इसका सबसे पहले सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको सी हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, वो आपको लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो देखिए, तो यहाँ से तीन चीज को याद रखिएगा, ठीक है ना? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना, और भारत का अंतिम वायसराय। क्या है? भारत का अंतिम वायसराय। क्या कहेंगे? अंतिम वायसराय, ठीक है ना? तो भारत का अंतिम क्या कहेंगे जानते हैं? वायसराय। ये भी आपको लॉर्ड माउंटबेटन थे। और भारत जब आजाद हुआ तो इसी को क्या हुआ था जानते हैं? कि आपको पहला गवर्नर जनरल जो था वो आपको बनाया गया था। ये तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बारे में पूछा जाए तो आप कहिएगा स्वतंत्र भारत के, क्या है? स्वतंत्र भारत के, क्या है? भारत के प्रथम व अंतिम, क्या कहेंगे? प्रथम व अंतिम, क्या है? अंतिम, ठीक है ना, भारतीय गवर्नर जनरल। क्या कहेंगे? भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है ना? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, भारत का अंतिम वायसराय। और भारत की आजादी के बाद प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो आपको बने थे, याद रखिएगा। और लॉर्ड वेवेल 1943 में भारत का क्या होता है जानते हैं? कि आपको वायसराय बन के आता है। और 1947 तक यह भारत का वायसराय रहता है। लेकिन जब 24 मार्च को लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में वायसराय बनकर आता है, तब ये अपने पद से मुक्त होते हैं। के एम मुंशी, ठीक है ना, यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, ठीक है ना? तो ये आपको प्रारूप समिति के क्या थे कि आपको सदस्य थे। तो इस सबको आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि माउंटेन मैन की उपाधि किसे दी गई? तो देखिए, तो ये आपको दशरथ माझी को किन्हें दिया गया है? दशरथ माझी को, ठीक है ना? जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, सुने होइएगा ये डायलॉग, ठीक है ना? तो ये जो है दशरथ माझी जी के जीवन पर आधारित फिल्म जो था, और आपको माझी द माउंटेन मैन, ठीक है ना, उसी का ये डायलॉग है, ठीक है ना? जिसमें आपको मुख्य भूमिका जो निभाए थे वो आपको कौन? तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राधा आमटे, ठीक है ना? तो उस मूवी को एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना? क्योंकि उस मूवी को देखने के बाद आपके अंदर भी जो है मोटिवेशन की आग लग जाएगी, ठीक है ना? चलिए देखिए, तो याद रखिएगा कि माउंटेन मैन की उपाधि जो किसे दिया गया है? तो आपको दशरथ माझी को, ठीक है ना? ठीक है ना? उसी फिल्म का एक बहुत बढ़िया डायलॉग है, ए फगुनिया
ठीक है ना? हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, ठीक है ना? कि सीना चीर के दिखा देंगे, ठीक है ना? तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन आपको मिलेंगे, ठीक है ना? तो कभी जाना है, ठीक है ना? कि इस व्यक्ति ने 22 साल में, ठीक है ना? कि आपको छेनी हथौड़ी से केवल पहाड़ के सीने को क्या कर दिए थे जानते हैं? चीर दिए थे, ठीक है ना? और ये आपको बिहार के गया से संबंध रखते हैं, कहाँ से संबंध रखते हैं? गया से, ठीक है ना? तो देखिए हमारे बिहार में ऐसे-ऐसे भी लोग हैं और वो भी किस लिए जानते हैं? वो अपने पत्नी के मृत्यु के बाद क्योंकि इनको ये ऐसा मानते थे उस पहाड़ को, इसी पहाड़ की वजह से हमारी पत्नी की क्या होती है कि आपको मौत होती है। लोग बेवजह जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं ताजमहल देखने जाते हैं। कभी अगर आपको समय मिले तो कम से कम दशरथ माझी जी के द्वारा जो वो काटे गए पहाड़ है उसे ज़रूर देखने जाइए, ठीक है ना? वहाँ से आपको रियल प्रेम का जो होगा वो एहसास देखने को मिलेगा, ठीक है ना? ताजमहल नहीं जाइएगा, ताजमहल जो है वो आपको अमीर आशिकों के लिए है, ठीक है ना? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है समझिए। अगला कह रहा है कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र कहाँ है? तो देखिए तो बोडोलैंड जो है ना वो आपको असम में है। क्या है? असम में है, ठीक है ना? तो देखिए तो बोडोलैंड जो है असम से अलग एक नए राज्य की क्या करता है कि आपको मांग करता है, ठीक है ना? तो आप इसे याद रखिएगा कि बोडोलैंड कहाँ है तो क्या कहेंगे? असम में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है कि आपको सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? तो यहाँ से कुछ चीज़ याद रखिएगा जैसे आपको सौराष्ट्र क्या है? सौराष्ट्र, ठीक है ना? तो ये जो आप सौराष्ट्र देख रहे हैं, ये आपको गुजरात में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? गुजरात में। उसके बाद आपको विदर्भ क्या है? विदर्भ। तो विदर्भ जो आपको मिलेंगे महाराष्ट्र में। कहाँ मिलेंगे? महाराष्ट्र में, ठीक है ना? उसके बाद एक चीज़ और याद रखिएगा मारवाड़ क्या है? मारवाड़। तो यह आपको कहाँ मिलेंगे? तो ये आपको राजस्थान क्या है? राजस्थान क्या है? राजस्थान। इसके अलावा आपको बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड, ठीक है ना? ये जो बुंदेलखंड आपको मिलेंगे कहाँ? तो यह आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना? तो ये सब भारत के कुछ ऐसे प्रदेश है जो अलग राज्य की क्या करते हैं कि आपको मांग करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा सौराष्ट्र क्या कहोगे? गुजरात। विदर्भ तो आपको महाराष्ट्र मारवाड़ क्षेत्र कहेंगे। राजस्थान 4 में तो आपको बुंदेलखंड और आपको बोडोलैंड कहेंगे तो वो आपको असम में क्या है? असम में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसे आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो देखिए तो पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है आपको कल भी बताए थे कि आपको हमारे भारत में सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर से क्या है कि आपको प्रेरित है। क्या है? प्रेरित है। और इस सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर में जो पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है वो आपको 1927 में और वहीं से जो होता है पंचवर्षीय योजना की अवधारणा पूरी दुनिया में जो होती है वो आपको फैलती है, ठीक है ना? भारत में जो पंचवर्षीय योजना का विचार है कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और भारत में पंचवर्षीय योजना किस सूची का विषय है? तो क्या कहेंगे जानते हैं? तो यह आपको आर्थिक नियोजन इसको कहिए, ठीक है ना? या पंचवर्षीय योजना। तो यह जो है आपको समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो इन चीज़ों को भी आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है, ठीक है ना? तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि पंचवर्षीय योजना की अवधारणा कहाँ से ली गई है तो क्या कहेंगे? तो आपको सोवियत संघ के। और ये जो पंचवर्षीय योजना है इसी को भारत में क्या कहा जाता है? आर्थिक नियोजन। और आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो कहिएगा सर समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना? तो सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन की शुरुआत कब होती है? 1927 में। लेकिन हमारे भारत में 1951 में होती है। कब होती है? 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, ठीक है ना? तो इन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वह आपको यानी कि बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो आपको ऋषि सुनक। कौन है? ऋषि सुनक, ठीक है ना? तो इसे आपको याद रखना है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको सही है। रसिया के राष्ट्रपति कहेंगे व्लादिमीर पुतिन। चीन के राष्ट्रपति कहेंगे तो वो आपको कौन हो जाएंगे जानते हैं? तो चीन के राष्ट्रपति जो है उनका बहुत अच्छा नाम है, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके क्या करोगे बताओगे, ठीक है ना? चलिए, उसके बाद जो है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति, तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? ये भी आप बता सकते हो, ठीक है ना? और हम अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम बता देते हैं, जो आपको है क्या जानते हैं? तो आपको यानी कि क्या कहते हैं उसको? जो बाइडेन, ठीक है ना? और चीन के राष्ट्रपति तो वो आपको कौन हो जाएँगे जानते हैं? तो आपको शी जिनपिंग क्या हो जाएँगे? शी जिनपिंग। तो ऐसे कुछ राष्ट्राध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना? उसके बाद भारत का तो ये सारा चीज़ आपको याद ही है, ठीक है ना? तो यहाँ से क्या सीखे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं? आपको जो बाइडेन और वहाँ के उपराष्ट्रपति अभी कमला हैरिस। तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से क्या करना है? याद रखना है और ये आपके एग्जाम में करंट के तौर पे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है साथियों कि आपको ये सारे चीज़ होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे क्या करते हैं कि आपको विराम देते हैं। फिर मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदाई। टेक केयर ऑल ऑफ यू।